नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का आपका सेट नंबर 8 में मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है उसी को डिस्कशन के लिए हम लोग आए हुए हैं और देखेंगे, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे 31 नंबर सवाल है। तो ये पहला नंबर सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, किसी संख्या का 1/6 भाग और 1/9 भाग से 100 अधिक है। तो यहां पे एक बात करेंगे, यदि कभी भी क्वेश्चंस फ्रैक्शन के किसी एक ही नंबर से या किसी एक धनराशि से या किसी भी एक नंबर से अगर बात करें, एक क्वांटिटी से अगर 1/6 भाग या 1/9 भाग की अगर बात करें, तो सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो संख्या है को संख्या मानने के लिए हम लोग जो संख्या जो मानेंगे मेरे भाई, है ना, जो संख्या मानेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या जो मानेंगे तो ये एलसीएम मान लेंगे। हरों का एलसीएम 9, 6 का एलसीएम आ जाएगा 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, ये 18 आ गया, ये 18 आ गया। मतलब इसी संख्या का 1/6 भाग की बात किया गया, 1/6 भाग की अगर बात किया गया तो 1/6 भाग हो जाएगा ये आपका 3 और 1/9 भाग जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना 2 से कह रहा 1/6 भाग 1/9 भाग से 100 अधिक है। यहां देखो कितना अधिक है मेरे भाई, 1 यूनिट अधिक है, तो 1 यूनिट बराबर 100 है। ठीक है, 100 है, निकालना संख्या कितना होगा, तो नंबर की अगर बात किया गया तो नंबर यही 1 यूनिट बराबर 18, तो 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1800 आंसर आ जाएगा। इसकी संख्या जो हो जाएगा वो कितना होगा, 1800 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 यूनिट बराबर 100 है तो ये आंसर आ जाएगा 1800। क्लियर है, यहां तक कंप्लीट समझ पाए। आगे सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को। क्लियर। तो जब भी अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर कुछ अगर फ्रैक्शन दिया है और एक ही क्वेश्चंस में अगर बहुत ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसके हरों कैल्शियम मान करके कुछ मान लेंगे, कुल उसको मान लेंगे, नहीं हरों कैल्शियम को। आगे यहां दिया हुआ है 3x वाइट में ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3x + 2y बटा ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो 3 तिया यहां पे देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे और हम तुरंत फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। यहां पे क्या करेंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। 15 और 9 में अंतर की बात करें, या तो पहले गुना ही कर दो तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 6x और ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 16y। ठीक है, ये ना, ये माइनस में ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया ये 3, 3 दूनी 8 दूनी, तो यहां से x/y का जो मान आ गया 8/3 आ गया। यही तो पूछ रहा था मेरे दोस्त, यही तो पूछ रहा था। ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उमर और अविनाश ने क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया निवेश के साथ साझेदारी शुरू किया। मतलब उमर और अविनाश इन्होंने 10,000 रुपया निवेश किया और अविनाश ये 15,000 रुपया निवेश किया, साथ साझेदारी शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना सारा निवेश वापस निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो धन है ये कितने महीने के लिए रहेगा, 8 महीने के लिए ही रहेगा, क्योंकि वो 8 महीने के लिए अपना निवेश पूरा वापस निकाल लिया। कौन, अविनाश। पहले फिर बोला कि पहले 12 माह का लाभ दोनों किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो यहां पे पूछ रहा है 12 महीने में कितना, 12 महीने की बात किया गया, मतलब उम्र जो रहेगा वो 12 महीने के लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 महीने, तो ये तो 12 महीने का टोटल जो लाभ है वो 12 महीने के लिए, तो ये तो 12 महीने तक रहेगा। उम्र तो कोई बात तो यहाँ किया नहीं है कि हम निकल गए यार, ये हुआ तो 3 0 3 0 यहां से काट दिए। ठीक है, यहां से काट दिए, देखो यहाँ पे 5 दूनी 5 तिया। ठीक है, ये आ गया 4। ठीक है, और 4 दूनी 8, मतलब ये आ गया 1:1:1 1:1 इसका राइट आंसर है।
1:1 इसका राइट आंसर है। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, चलिए अगले सवाल के यहां बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला कि पहली 10 विषम प्राकृत नेचुरल नंबर, 10 विषम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य का मतलब होता है, माध्य का मतलब होता है एवरेज, है ना। माध्य का मतलब होता है क्या? औसत, है ना। जहां पे भी माध्य अगर बात किया जाए तो मतलब इसका भी मतलब होता है एवरेज ही, औसत, मीन। ठीक है, आगे बढ़ते। यहां बोला है कि पहली 10 मतलब प्रथम से 10 ऑड नंबर लेना है। एक आपका स्टार्ट करें, ये भी ऑड नंबर है, 3, 5, इस तरीके से ऑड नंबर जो आएगा, पहली 10 ऑड नंबर जो आएगा वो 19 तक, लास्ट जो होगा वो 19 होगा। क्योंकि 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में 5 को आपका 5 ऑड नंबर होता है, तो 20 तक में आपका 10 ऑड नंबर होगा। और यहाँ पे 20 के पहले ही ऑड नंबर आपका 19 है। तो यहाँ पे अगर हम मीन निकालने की अगर बात करें मेरे भाई, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 + 19/2, तो ये आ जाएगा एवरेज 10। 10 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर जब भी सीरीज में रहता है, याद रखना, जब भी सीरीज में अगर रहता है, सीरीज कहने का मतलब डिफरेंस समान हो, यहाँ 2-2 का अंतर है, 3-3 का भी अंतर हो सकता है, 4-4 का भी अंतर हो सकता है। जब भी इस तरह का अंतर अगर दिया है तो याद रखना कि मीन निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर देंगे तो आपका मीन निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे बोला है कि एक बी का 120% के बराबर है। ए जो है बी का 120%, बी अगर ये 100 होगा तो ये आपका 120% होगा। ठीक है, ये आपका 120% होगा। क्लियर है मेरे भाई? अब जब यहां पे अगर मैं रेशियो देखने की बात करूं तो यहां से ये कट जाएगा 6:5। क्या आ जाएगा? 6:5। तो यहां निकालना है कि बी ए प्लस बी से कितना परसेंट अधिक है। बी जो है ए प्लस बी से कितना परसेंट अधिक है, तो 6×5 = 11, मतलब ये ए प्लस बी कंपेरिजन जो हो रहा है वो ए प्लस बी से हो रहा है। तो जिससे कंपेरिजन होगा वो आपका हर में होगा। कितना अधिक है? कौन? बी के बारे में बोला है कितना परसेंट के बराबर, सॉरी कितना परसेंट के बराबर, ना तो कम बोला ना तो अधिक। मतलब बी जो है ए प्लस बी से कितना परसेंट है, के कितना परसेंट है। तो यहां पे देखा गया बी का मान 5 है, तो ये आपका परसेंटेज निकाल दिए। तो यहां से आंसर आ जाएगा 500/11%, 11 चौक 44, 60, 11 पचे 55, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 45 सही, 5/11 आंसर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। यहां बोला है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद इतना हो जाती है। मतलब यहां पे अगर हम एसआई की अगर बात करें तो एसआई देखा गया 5 दूनी 10% आया। तो ये जो 5 दूनी आरटी, एसआई मतलब होता है आरटी परसेंट। क्या होता है? आरटी परसेंट। तो आरटी परसेंट गुना हो गया कितना? 5 दूनी 10%। ये हो जाती है, मतलब ये 26,400 है, ये हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये अमाउंट है, ये जो है आपका हो जाने का मतलब, जब भी हो जाती है कोई धन हो जाती है मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। ये एसआई अगर 10% है तो मूलधन जो होगा, मान लेते हैं कि मूलधन आपका 100 है ना, लेट मूलधन मानते हैं 100 है, तो 100 और इसका 100 और 10% हो गया 110 के यूनिट बराबर इतना है। निकालना है कि वो धनराशि कितना है, तो ये 100 आ गया। ठीक है, 26,400 जो अमाउंट है, तो अमाउंट है वो, अमाउंट जो है वो क्या है? मूलधन प्लस एसआई है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट जो होता है वो मूलधन प्लस एसआई के बराबर होता है। तो मूलधन को हम 100 माने हैं, 100%, तो ये आ गया 10%, तो ये जोड़कर आ गया 110%। ठीक है, तो 110 के यूनिट बराबर इसको गुणा कर दिए, 100% निकाल दिए, सॉरी 110 से इसको डिवाइड कर दिए, 1 यूनिट का मान आ गया।
और निकालना है, इसको गुणा कर दिए 100, धनराशि निकालना था 100, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। अब 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक, तो ये आ जाएगा 24 पर 3 जीरो आंसर आएगा, 24 पे 3 जीरो आंसर आएगा, मतलब सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। अब आगे कहता है कि वह वार्षिक चक्रवृद्धि की दर ज्ञात करें जिस पर 12,000 की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाता है। तो याद रखना कि 12,000 में, सॉरी 1200 में यहां पे 1348.32 हो जाती है। इसका मतलब समझेंगे, और ये कितना साल में होता है, ये कितना साल में होता है, 2 साल में। अगर मान लेते हैं कि जो ब्याज है, जो रेट है, ये मान लेते हैं x% है, तो इसमें भी x% बढ़ा होगा, फिर x% बढ़कर हुआ होगा इतना, मतलब यहां पे 2 बार x% बढ़ा होगा। तो एक काम करते हैं कि अगर हम एक बार x% की वैल्यू को निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो वहां पे मेरा रेट आपका निकल जाए। जैसे हम बात करते हैं कि कोई रेट आपका 10% था, तो 10 से 11 हुआ और ये 10 से 11 हुआ, तो यहां पे मान लेते हैं कि ये आ गया 100 और ये 121। अगर ये चीज नहीं दिया होता, ये चीज नहीं दिया होता, सिर्फ ये दिया होता कि 2 साल में इतना हो गया, तो हमको निकालना था रेट, रेट अभी जान रहे थे 10%, हमको रेट निकालना कि रेट कितना होता है। इसको 2 साल में हुआ है तो इसको रूट चढ़ा देंगे, 3 साल में होता तो ये आ जाएगा 10 और ये 11, तो 10 पर 1 बढ़ा 1/10 मतलब 10%। अगर 3 साल में बढ़ा होता तो क्यों रूट चढ़ाते, 4 साल में बढ़ा होता 4 रूट चढ़ाते। इस बात को समझ पाएंगे। तो यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो यहाँ पे इधर 00 बैठाते हैं, कोई दिक्कत, पॉइंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा, तो इधर हम कर दिए। अब यहां से सबसे पहले हम काटने की कोशिश करते हैं, जिससे कटता है उससे काटते हैं। चलो हम देखते हैं, एक चीज यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे अगर हम 12 से काटते हैं, 12 से काटते हैं तो ये आ जाता है इतना। 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 12 का 12, 12 का 12, 2 28, 12 दूनी 24, 4 43, 12 तिया 36, 72, 12 छक 72, ये आ गया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, ये आ गया, बात समझे कि नहीं। अब यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें तो 2 साल में हुआ, तो यहां से अब हम रूट चढ़ाएंगे, है ना, यहां से अब हम रूट चढ़ाएंगे। रूट की अगर बात करें, रूट की अगर बात करें मेरे भाई, तो यहां से अगर हम रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाता है आपका 100, ये आ जाता है कितना 100, 10,000 का रूट कितना आ जाता है 100। ठीक है, और इसका 106 आता है शायद, देख लेंगे क्या 106 आता है कि नहीं, बोलो भाई। इसका जो रूट आता है वो 106, ठीक है, 106 इसका आएगा। तो ये मूलधन आपका 100 और यहां पे 1 साल में इतना, तो 1 साल में कितना बढ़ा भाई 1 साल में 6% बढ़ गया। यही तो आंसर कह रहा है, यही तो इसका आंसर है, क्लियर है, यही तो इसका आंसर है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो 2 साल में यहां से यहां हो गया, तो हमको R% निकालना, तो इसको पहले 1 साल में निकालेंगे, तो 1 साल का हमको पता चल जाएगा 1 साल में कितना होता है। तो 1 साल में इसको निकालेंगे तो कितना जितना बढ़ेगा उसे ही निकाल लेंगे। तो 1 साल में बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो पहले हम काट लेते हैं, काटने के बाद ये आया 10,000, ये आया 11,236, इसका रूट चढ़ा, क्योंकि 2 वर्ष अगर 3 साल होता तो क्यों रूट चढ़ाते। तो इसका आ गया रूट 100, इसका आ गया 106, मतलब कोई धन 100 रुपया में था, पहले साल में 100 रुपया था, 106 हो गया, मतलब 6% की आपकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो 120 लीटर में अगर देखा गया कि ये अगर यहां पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है, इसका मतलब ये टोटल आपका 3 आया, और 3 में कितना गुना कर दें, जो 120, क्योंकि टोटल मिलकर 120 है, तो यहां पे हम लोग 40 गुना कर देंगे, तो 120 के बराबर आ गया। तो यहां भी 40, यहां भी 40, ये आ गया, मतलब ये आ गया 80, मतलब मिल्क पहले वाले में बर्तन में मिल्क 80 था, तो वाटर आपका जो था वो कितना था 40। क्लियर हो गया यहां तक। अब कह रहे हैं मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर, मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 होने के लिए, बात को समझिएगा, 1:2 होने के लिए
इसका मतलब क्या होगा, मिला किसको रहा है भाई, पानी को मिला रहा है। तो बताओ ये आपका इक्वल होना चाहिए कि नहीं, ये आपका जो होना चाहिए, जितना दूध पहले था बर्तन में, दूध अभी भी इतना ही होना चाहिए कि नहीं मेरे भाई, होना चाहिए कि नहीं। ये 80 था तो ये भी 80 होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 80 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मिल्क को नहीं मिलाया गया। मिल्क जो पहले जितना था उतना ही मिल्क अभी भी होना चाहिए। तो यहां 80 गुना किए तो यहां भी 80 गुना करेंगे। तो 8 दूनी 16 160, 8 दूनी 16 160। तो यहां से यहां पे देखा गया वृद्धि कितना हुआ, तो ये आ गया 120 लीटर की वृद्धि हुआ। कितना लीटर की, 120 लीटर की वृद्धि हुआ। तो ये आ जाएगा यहां पे इतना, ठीक है। पहले 40 था वाटर, अब आ गया 8 दूनी 16 160 आ गया, अब आ गया 160। तो देखा गया कितने की वृद्धि हुआ, 120 की वृद्धि हुआ। मतलब पानी कितना मिलाया बर्तन में, आपका 120 लीटर, ठीक है। कितना मिलाया, 20 लीटर, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट, यहां पे जितने भी क्वेश्चन थे आपके पेपर में वो सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कशन हो गए। अब चलिए, ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो संडे का जो टेस्ट हुआ है इसके कॉमन पेपर जो जीएस का है उसके डिस्कशन को लेकर हम लोग आए यहाँ पे। तो देखते हैं क्वेश्चन को, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है इसमें है कि घर की बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। तो पता होगा आपको कि घर का जो बिजली का बिल है एक्चुअली ये आता है किलो वाट आवर्स के आधार पे, किलो वाट आवर्स है ना, या वाट के आधार पे बेसिकली आता है, ठीक ना। वाट, वाट इसमें क्या है, पावर यानी शक्ति की इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है, इकाई होती है, ठीक है। तो कुल मिला के वाट जो है इसके आधार पे करेक्ट आंसर सी देखा जाएगा इसमें, हालांकि और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। किलो वाट आवर्स के बेस पे जो है यूनिट बनाई जाती है, यूनिट कितने यूनिट उठी है ना, यूनिट के आधार पे रीडिंग ली जाती है, ठीक है। 10 20 50 यूनिट, इसमें वाट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वोल्टेज और एम्पियर, वोल्टेज जो है इसकी यूनिट होती है वोल्ट, यूनिट जो है इसकी वोल्ट होती है, और एम्पियर एक्चुअली में यूनिट ही है किसका, करंट का। करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, ठीक है। इस करंट में और इस वोल्टेज में एक रिलेशन होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। वोल्टेज ये हो गया आपका वोल्टेज, और ये आपका है करंट, विद्युत धारा, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। आई का मान बढ़ेगा तो वी का बढ़ेगा, आई का घटेगा वी का घटेगा। इसको ओम का नियम भी कहा जाता है, ओम का नियम इसको कहते हैं, ओम का लॉ, ठीक है। और चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसलिए जब एक ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, ग्राफ वी और आई का, या आई यहीं ले वी यहाँ ले, तो ग्राफ को स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा बताया जाए। कभी कभी क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, जितनी वी बढ़ेगी उतनी आई बढ़ेगी, जितनी वी यहाँ तो आई यहाँ, पॉइंट ये आ गया, वी यहाँ तो आई यहाँ, पॉइंट यहाँ आ गया, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया वाट, यानी जो ये सी है करेक्ट आंसर एक्चुअली में ये हुआ। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखना है बेसिकली, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, एक जो पावर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये होता है। तो पावर की वजह से यूनिट तो हम लोग वाट लिखते हैं नॉर्मली, या किलो वाट बड़ा है तो छोटा सा वाट ही होता है। वाट को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क की एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से वाट इंटू सेकेंड अगर दे दिया जाए, लिख लिया जाए, या वाट इंटू आवर्स लिख दिया जाए, घंटा लिख दिया जाए, तो ये सभी जो होंगे ये यूनिट ऑफ एनर्जी की हो जाएगी, ऊर्जा की हो जाएगी, है ना, ऊर्जा की इकाई हो जाएगी, ये ऊर्जा की
इकाई हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो कभी ये नहीं दिमाग में रखना है कि कहीं वाट लगा हुआ है तो पावड़ होगा, केवल वाट पावड़ होता है, उसके साथ जब समय आ जाता है तो वो ऊर्जा की इकाई हो जाती है। इतने पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्न में कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कई सारे पदार्थ का उपयोग होता है। यहां पर जो ऑप्शन है इसमें सबसे बेस्ट होता है सॉफ्ट आयरन, जिसको हम मृदु लोहा, नम्र लोहा कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन, इसके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने पास, चुंबकीय गुण को अपने पास संभाल के रख पाए। तो इसीलिए सबसे करेक्ट आंसर तो सॉफ्ट आयरन हुआ। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, या यूं कहें कि मैग्नेट बनाने के लिए, चुंबक बनाने में या बनाने के लिए एल निको का प्रयोग भी किया जाता है। एल निको, एल निको का उपयोग होता है। सीधा शब्द रहेगा एग्जाम में ये, तो ध्यान रखिएगा। एल निको में 3 चीजें होती है एक्चुअली में, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। कोबाल्ट है ना, ये 3 चीजें होती है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। तो इससे जो है मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट, या ऐसे इसको लिखें, प्रथम चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ जिसे ढूंढा गया था, वो क्या था? ढूंढा गया था वह लोहे का एक अयस्क था। अयस्क था जिसे हेमेटाइट कहा जाता था। हेमेटाइट, ठीक है। Fe2O3, Fe3O4, सॉरी, उसे हेमेटाइट नहीं होगा, मैग्नेटाइट होगा। उसे जो है मैग्नेट है ना, तो मैग्नेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट कहा जाता है या कहा गया। तो धरती पर सबसे पहला जो मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ निकला, वो मैग्नेटाइट था, Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 मैग्नेटाइट मटेरियल था। एक जो मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं। और ध्यान ये भी रखना है कि किसी चुंबक की स्ट्रेंथ उसके ध्रुवों पर स्थित होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैग्नेट की जो पूरी पावर है वो नॉर्थ और साउथ पोल जो है इस पर स्थित होती है, ठीक है। पावर यहां नहीं होता है, जनरली जो पावर होता है वो यहां होता है। और नॉर्थ और साउथ के बीच का जो लेंथ है, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और पूरा मैग्नेट जो होता है उसकी जो लंबाई होती है उसको ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो भी ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक लेंथ मतलब हो गया 2 मैग्नेटिक पोल के बीच, यानी चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होगी वो मैग्नेटिक लंबाई कहलाएगी। और जो ज्योमेट्रिक लंबाई होगी, ज्योमेट्रिक लेंथ होगी, वो पूरी मैग्नेट की लेंथ होगी। ज्योमेट्रिक हमेशा बड़ी रहेगी, मैग्नेटिक हमेशा छोटी रहेगी, क्योंकि पोल एकदम बिल्कुल किनारे पे नहीं होता, थोड़ा सा हट के होता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे बन गया मृदु लोहा, नर्म लोहा। 40। 41 पे आइए। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है? तो ये तो पता है, सबसे बड़ी मानव कोशिका होती है ओवम की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो गया। और सबसे बड़ी हो तो ओवम, सबसे छोटी अगर पूछे, सबसे छोटी तो ये हो जाएगा स्पर्म, ये हो जाएगा स्पर्म, ठीक है। सबसे छोटी, सबसे बड़ी ओवम हो गई, सबसे छोटी हो गई स्पर्म। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट और भी कि ये जो सभी जंतुओं में, ये तो मानव की केवल चर्चा थी, सबसे छोटी, मानव की सबसे छोटी या मानव में सबसे छोटी,
सभी जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका, तो ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो पक्षी होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा, ये पूरा का पूरा अंडा ही एक सेल है, कोशिका है, ये सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका इसको माना जाता है। ध्यान रखिएगा इतनी बातों को। आगे आइए 42 पर। उसके पहले ये एक शिक्षक भर्ती जो 3 है, इसमें PRT 1 से 5 तक के लिए 24 अप्रैल से जो बैच चलाया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अगर चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड आप हैं, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये फास्ट ट्रैक के कोर्स है, ठीक है, जिसमें से रिवीजन के तौर पे काफ़ी कुछ करवाया जाता है। 499 इसकी फीस है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इसको ऑफिस में आके पूछ सकते हैं इसके बारे में, या फिर ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? याद रखिएगा, चेचक या चिकन पॉक्स एक वायरस से संबंधित बीमारी है, और ये होती है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है चिकन पॉक्स के लिए। वायरस से संबंधित अगर हम बात करें, वायरस से संबंधित, तो पहली बात ये कि ये सजीव एवं निर्जीव के बीच, सजीव एवं निर्जीव के बीच की इकाई है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वायरस सजीव भी है, लिविंग थिंग भी है, निर्जीव भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है। किसी बोतल में क्रिस्टल के रूप में अगर इसको रख दिया जाए तो 1000 साल तक वैसे पड़ा रहेगा, निर्जीव है। फिर निकाल के इसको एक ऑप्टिमम कंडीशन में लाया जाएगा, एक उचित स्थिति में, तो फिर ये सजीव बन जाता है। तो वायरस की एक अजीब कहानी है। ठीक है, ये सजीव निर्जीव के बीच की इकाई है, दोनों व्यवहार ये दिखाती है। एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक, दूसरी बात ये कि ये जो वायरस होते हैं, इससे होने वाली कुछ विशेष प्रकार की बीमारी है भी आपको याद, जैसे कि पोलियो, ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, HIV वायरस से होने वाली बीमारी होती है। इन्फ्लुएंजा ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। हेपेटाइटिस ये सब वायरस से होने वाली बीमारी है, इसको ध्यान में रखना है, वायरस से होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब वायरस से होने वाला। अभी हाल फिलहाल में जो कोविड आया, ये भी वायरस का ही था, कोविड, कोरोना वायरस जिसको नाम दिया गया, तो कोविड भी इसी का एक हिस्सा था। इस तरह से वायरस से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हमारे पास होती है। चेचक जो है, ये वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस है, उससे होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन गया बी। करेक्ट आंसर हो गया 42 का बी। अब आइए 43 पर। ये 43, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग क्या होता है? जो कटहल को हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, उसमें मांसल खाने योग्य यानी फ्लैशी इडिबल पार्ट ऑफ जैक फ्रूट जो होता है, वो ये भी है, ब्रैक्ट्स भी है और ब्रैक्टलेट भी है। ठीक है, ब्रैक्ट्स है और पेरियांथ भी है, ये भी पेरियांथ भी है, दोनों इसमें से आ गए, सी हो गए। ऊपर का छिलका हम इसका नहीं खाते हैं, ठीक है, बीच वाला एक हिस्सा नहीं खाते हैं, बाद बाकी जो बचता है वो सब हम खा जाते हैं इसका। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी फ्रूट है, अगर हम फल की बात करें तो उसमें से पेरिकार्प, एंडोकार्प और मेसोकार्प, एपिकार्प, इसको एपी लिखें, एपिकार्प, एंडोकार्प और मेसोकार्प। ठीक है, एक पेरिकार्प जो होता है उसके 3 हिस्से ये होते हैं। तो इस तरह से ये 3 हिस्से फल के हैं जो कि खाए जा सकते हैं। इसमें किसी का सब कुछ खाया जा सकता है, जैसे गुआवा हम लेते हैं, गुआवा, अमरूद, तो इस अमरूद का हम पूरी तरह से पेरिकार्प ही खाते हैं, पेरिकार्प जो होता है। ठीक है, ये हम लोग कंप्लीटली खा लेते हैं, छिलका भी खा लेते हैं, उसका पल्प जिसको कहते हैं गुदा, वो भी खा लेते हैं, और बीज भी खा लेते हैं। कुछ के नहीं खाए जाते। तो जैक फ्रूट में ही पूछ रहा था कि क्या खाया जा सकता है, तो इसका होता है ब्रैक्ट्स और पेरियंस। करेक्ट आंसर सी, इसको खाया जाएगा, बाद बाकी चीज इसमें होती है उसको खाया नहीं जाता है। तो करेक्ट आंसर 43 का हमारे पास आया सी।
अब आते हैं 44। रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटीनिक एसिड निम्नलिखित का घटक है, कंपोनेंट है। एक्चुअली में निकोटीनिक एसिड जो है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये निकोटीनिक एसिड में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो बी है। करेक्ट आंसर आया इसमें, निकोटीनिक अम्ल में जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एसिड में इस तरह से पाए जाते हैं। निकोटीन के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होता है। एसिड की यहाँ पर बात चली है तो एसिड के बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है। एसिड को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक को स्ट्रॉन्ग और एक को वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास आता है HCl, HNO3, H2SO4, H2SO4 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी जो कमजोर अम्ल हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जैसे HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, इस प्रकार से ये सभी कमजोर अम्ल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अम्ल जो होता है वो हमेशा H+ आयन देता है, आयन देगा तो वो कहलाएगा आपका एसिड। जो हमेशा H+ आयन देगा वो आपका एसिड कहलाएगा। जो OH- आयन देता है, OH- आयन देने वाला हमेशा कहलाता है बेस या क्षार के नाम से इसको भी हम जानते हैं, ठीक है। तो एसिड स्ट्रांग हो गया, एसिड वीक हो गया, इस तरह से। यहाँ पे एक पॉइंट और भी मैं बता दूं, वो ये कि जो वाटर, ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल जिसको कहते हैं, भूमिगत जल, जल जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो उसमें H2CO3 की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, यानी वो अम्लीय हो जाता है पानी। जमीन से जब पानी को हम निकालते हैं, ठीक है, तो उस पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है और H2CO3 का निर्माण होता है, और उस कंडीशन में कार्बोनिक एसिड इसको कहते हैं। और पानी जो है जमीन के नीचे का वो एसिडिक थोड़ा हो जाता है, एसिडिक पानी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि जमीन से जो पानी निकाला जाएगा उसका नेचर कैसा होगा, तो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। जमीन से निकले हुए पानी अम्लीय होंगे, वायुमंडल के संपर्क में जब वो आएगा भूमिगत जल तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि उसमें रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, जल प्लस CO2 इसे रिएक्शन करता है और उसके साथ H2CO3 बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कार्बोनिक एसिड। तो 44 का करेक्ट आंसर था बी। अब आइए 45, वनस्पति घी की बात कह रहा है। वनस्पति घी एक्चुअली में क्या होता है, ये वनस्पति तेल, वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल जिसको कहते हैं, जो किसी पौधे से या किसी फ्रूट से, फल से जो प्राप्त होने वाली तेल है, इसको वनस्पति तेल के नाम से जानते हैं। जैसे ताड़ का तेल हो गया, ठीक है, सोयाबीन का तेल हो गया। तो वनस्पति तेल जो होते हैं ये बेसिकली वेजिटेबल ऑयल, जब इनका औद्योगिक उत्पादन किया जाता है तो हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन होता है, निकेल कैटेलिस्ट होता है, निकेल कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में। चूंकि हाइड्रोजन का इस वनस्पति तेल से जुड़ना होता है, ठीक है, उसके बाद बनता है आपके पास वनस्पति घी। वनस्पति घी का निर्माण होता है, जिसको सामान्य भाषा में डालडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये वनस्पति घी जो है ये सेचुरेटेड फैट होता है, ये भी याद रखिएगा। सेचुरेटेड फैट यानी संतृप्त
संतृप्त वसा इसको कहते हैं। ये जो तेल था ये अनसेचुरेटेड था, असंतृप्त वसा था, असंतृप्त वसा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ, जुड़ने का मतलब यहां पे रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन। तो पूरी प्रक्रिया जो है रिडक्शन की कहलाई। करेक्ट आंसर आपके पास आएगा बी। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल रिडक्शन होगा। रिडक्शन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का इससे जुड़ना हुआ, और जुड़ने का मतलब रिडक्शन हुआ। ठीक है, निकेल कैटलिस्ट में जो बना वो सेचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है, और संतृप्त चीजें हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है तुलना में असंतृप्त के। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन के आ गया इसका बी, रिडक्शन यानी अपचयन। करेक्ट आंसर इसका आ गया अपचयन। इसमें एक बात और है, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो उसका हमेशा होगा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। सिंपल तरीका समझने का यही है, ऑक्सीकरण। हालांकि केवल ऑक्सीजन से बात नहीं बनेगी, जितने भी विद्युत ऋणात्मक हैं तत्व वो सभी अगर जुड़ जाएंगे तो सब में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये भी याद रखना है। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक परमाणु है या तत्व है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला ये पार्ट था। अब आते हैं इसमें 46 में, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन, सी। ठीक है, कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसमें से होते हैं। एक बॉन्ड में आके हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, ठीक है, इससे एक साथ, तो एक कंपाउंड का निर्माण होगा जिसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसके 3 फॉर्म लिए जाते हैं। देखो 3 फॉर्म होते हैं, इसका देखा जाए तो ग्रुप बनाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 3 प्रकार के बंधन होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 1 2 और 3। सिंगल वाला जो है इसका कॉमन नेम दिया जाता है अल्केन, इसका होता है अल्कीन, और इसका होता है एल्काइन। एल्काइन, ये 3 नाम होते हैं। ठीक है, अलग अलग, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसमें क्या होता है, CnH2n, कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही, CnH2n+2, ये फॉर्मूला चलता है सिंगल वाले के लिए। इसके लिए चलता है CnH2n ओनली, और इसके लिए चलता है CnH2n-2। ये फॉर्मूला होता है तीनों का केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो ये हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक बनते हैं, क्यों? कार्बन के टेट्रावैलेंसी के कारण, 4 जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके कारण। ठीक है, एक हमेशा ये खाली रहेगा तो उसको जुड़ने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, इसी की वजह से कार्बन जो है हमेशा सबसे अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है। तो कार्बन सबसे अधिक यौगिक का निर्माण टेट्रा वैलेंसी की गुण के कारण करता है, गुण के कारण करता है। अधिक कंपाउंड का निर्माण, यौगिक का निर्माण क्यों कर पाता है कार्बन? क्योंकि उसके पास टेट्रावैलेंसी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी, इसलिए 46 का करेक्ट आंसर आपके पास आया सी। अब आइए 47 पे, सूची को सूची के साथ सुमेलित करना है। आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन 1935, तो गलत है, 1935 नहीं 1953 होना चाहिए, ये फर्स्ट गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में बना था, 53 में ही बन गया था, 1953 में, 56 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, फजल अली आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन 1956 ये तो सही है, बी का सेकंड।
बंबई प्रांत का मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में विभाजन 60 के टाइम पे हुआ। 4 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, और पंजाब का विभाजन कर हरियाणा 1966 में बना, ये 3rd आएगा। तो मैचिंग में 2 4 3 है, 2 4 3 2 2 4 3, तो एक के साथ 1 दिया हुआ है, 1 नहीं होगा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ई आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया ये 35 में नहीं है, 53 का था, 53। तो मैच तो हो ही नहीं सकता है कभी ये, या तो मिस्टेक करके लिखा गया है, तब अगर उसको हम सही मान के चलेंगे तब हम कर सकते हैं यहां पर ए का 1। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 2 4 3, तब ये हो सकता है अगर हम बने, अदरवाइज हम ई लगाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो गया। पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन 1966 में किया गया था। ठीक है, ये फजल अली की अध्यक्षता में जो बनी थी आयोग, ध्यान दीजिएगा, उसके पहले याद आपको ये भी रखना है कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। आंध्र प्रदेश पहले मद्रास राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले की संख्या अधिक होती है, तो तेलुगु भाषा को लेकर विवाद हुआ था, और उस विवाद के बाद इन्होंने मांग की थी इन लोगों ने कि हमें अलग राज्य आंध्र प्रदेश दिया जाए। तो 1953 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य इनको मिला था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। फजल अली आयोग ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन उसमें भारत की जो एकता और अखंडता है उसको देखते हुए ये काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत टूट जाए और तब राज्यों का निर्माण हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी फजल अली आयोग के निर्णय पर जो है इस आगे का काम हुआ और कई सारे राज्यों का निर्माण किया गया। फजल अली आयोग के आधार पर ही ये भी ध्यान रखिए कि संविधान में जो परिवर्तन हुआ, संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, इसमें अनुसूची कह सकते हैं, उस अनुसूची में 2 भाग बनाया गया, एक में राज्य और दूसरे में यूटी। उसके पहले क्या थे, अलग अलग पार्ट बना हुआ था। ठीक है, राज्य में ए बी सी डी 4 ग्रुप थे, ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य, डी राज्य ग्रुप। इसमें राज्य और यूटी के रूप में बांट दिया गया। जितने राज्य होंगे सब एक में आएंगे, यूटी एक में आएगा। जैसे अभी 28 राज्य और 8 यूटी, बस ये डिवीजन है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 4 प्रकार का डिवीजन राज्यों का था। तो फजल अली आयोग में ही इसको 4 से 2 कर दिया गया था, यह भी याद रखिएगा। और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है, फजल अली ने इसको कहा था। पहले भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बन चुका, उसके बाद आयोग की रिपोर्ट आई थी, ध्यान रखिएगा। 48 पे आते हैं अब। नई समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई समाज व्यवस्था, अच्छा ठीक है, इस व्यवस्था में घरेलू व्यवस्था का स्थान कारखाना व्यवस्था ने ले लिया। अच्छा, एक्चुअली इसको नई समाज व्यवस्था से बेहतर है कि आधुनिक समाज कहा जाए। ठीक है, आधुनिक सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं तो सही रहेगा। तो इसमें सही है कि इस व्यवस्था में घरेलू व्यवस्था का स्थान, यानी लोग घरों में काम करते थे। घरों में काम करने का मतलब खेतों में काम किया करते थे और एक निश्चित समय पे घर जाते थे, फिर घर से खेत, यानी घर और खेत के बीच में घर से दूरी नहीं थी। लेकिन जब कारखाना प्रणाली आई तो एक निश्चित समय के लिए उसको घर से दूर कर दिया लोगों को, कि एक निश्चित समय पे जाना है और काम करके फिर निश्चित समय पे लौटना है। तो पहले वाली व्यवस्था परिवर्तित हुई और वहां कारखाना व्यवस्था आ गया। इस व्यवस्था में राजा या सामंत का स्थान मालिक या पूंजीपति ने ले लिया। ये बात सही है कि कारखाने के मालिक और पूंजीपति जो होने लगे हैं वो उसी प्रकार का व्यवहार करते थे जैसा पहले राजा या सामंत किया करते थे। सेम टू सेम कंडीशन है। इस नई समाज व्यवस्था का उदय सबसे पहले अमेरिका में हुआ, गलत पॉइंट है। अमेरिका में नहीं हुआ। जहां औद्योगिक क्रांति पहले आएगी वहां पैसा होगा, और औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन वगैरह में पहले आई थी, नीदरलैंड में आई थी। तो ब्रिटेन या नीदरलैंड यहां पे लिखा होता तो हम नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं,
तो हम इसमें सही मान सकते थे। थर्ड गलत है। कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, थर्ड गलत है। करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो गया, ध्यान दीजिएगा। और यही जो औद्योगिकरण है, इस औद्योगिकरण के कारण से जो नई सामाजिक व्यवस्था बनी, इस आधुनिक सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एक अलग विषय समाजशास्त्र का उदय हुआ। समाजशास्त्र का उदय हुआ, ध्यान रखिएगा। ये समाजशास्त्र शब्द इसीलिए आया था क्योंकि जब इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो समाज में कई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब शहर में कारखाने होने लगे, शहर में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, शहर में लोगों के रहने के लिए जगह नहीं थी, वहीं गंदगी थी, गंदी बस्ती हुई, गंदी बस्ती में अपराध बढ़ने लगा। तब फिर हुआ कि भाई समाज का अध्ययन किया जाए, समाज किसको कहते हैं, इस प्रकार से समाज शास्त्र का उदय तभी से माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो गया, बी हो गया। केवल 3 गलत है, ऊपर के 2 सही हैं। 49 पे आते हैं। राजपूत सरदारों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि वह उनके पैतृक भूमि के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने लगे थे। पैतृक भूमि के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप अकबर नहीं करने लगा था, वो तो पूरी तरह से जीतना ही चाहता था कि हम इसमें मुगल साम्राज्य में वो अपने किसी भी अन्य राजपूत सरदारों को जो उनसे अलग थे, स्वतंत्र थे, उनको मिला लेना चाहता था। तो ये पॉइंट पूरा सही नहीं है कि पैतृक भूमि के उत्तराधिकार हस्तक्षेप क्या करेगा, वो तो पूरा मिलाना ही चाह रहा था। ठीक है, तो एक पॉइंट है, थोड़ा सा ही डाउट है इसमें कि सही है, कंप्लीट सही नहीं है। आमेर के सवाई राजा जय सिंह 1681-1743 ने खूबसूरत जयपुर दगड़ बनवाया और खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की। ये बात सही है, सेकंड तो बिल्कुल करेक्ट है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? सही केवल 2 होगा, एक गलत है, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। सही यहां पे 2 है। ठीक है, केवल 2, क्योंकि फिर मैं रिपीट कर दूं कि अकबर की जो नीति थी वो एक्चुअली में थी कि मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है, तो कोई हस्तक्षेप की नीति नहीं थी उसकी। ठीक है, और उस तरह से उसने विस्तार के लिए आगे काम को बढ़ाया था। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसलिए फर्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही है। ठीक है, 49। आगे चलिए 50। महारानी विक्टोरिया की 1858 ईस्वी की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858, हाँ ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटेन की महारानी थी उसने शासन व्यवस्था को कंपनी से अपने हाथों में ले लिया, और जब कंपनी से शासन व्यवस्था महारानी के हाथों में आ गई तो एक घोषणा की गई थी महारानी के द्वारा, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उस जो घोषणा की गई थी उस घोषणा को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई सारे अधिकार जो हैं भारतीयों को मिलेंगे, ऐसा उसमें कहा गया था। ठीक है, और उस समय चूंकि वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था तो कैनिंग ने जो है इस घोषणा पत्र को पढ़ा था इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गई राजाज्ञा गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई। बात तो बिल्कुल सही है, कैनिंग के द्वारा इसको पढ़कर सुनाया गया था। कहाँ? तो इलाहाबाद। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, ध्यान रखना है। इलाहाबाद में पढ़ा गया था और घोषणा में कहा गया, घोषणा में कई बातें कही गई थी, एक बात नहीं थी कि प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो 2 पॉइंट हैं, दोनों सही है इसमें, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब अगर 1857 की हम अधिनियम की बात करें तो इसमें पहली बात तो यह था कि गवर्नर जनरल वायसराय बन गया, वायसराय बन गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, समाप्त हुआ, क्राउन का सीधा शासन प्रारंभ हुआ, क्राउन का सीधा शासन प्रारंभ हुआ, शासन प्रारंभ हुआ। तीसरी बात ये, चौथी बात ये, भारत सचिव नाम का एक नया पद सृजित हुआ, एक संस्था बनाई गई
भारत परिषद, भारत परिषद संस्था 15 सदस्यों वाली संस्था बनाई गई। भारतीयों को अधिकार देने की बात हुई, भारतीयों को अधिकार प्रदान करने की बात की गई, अधिकार प्रदान करने की बात की गई। इतनी सारी बातें जो है इसमें कही गई थी। उसका एक पॉइंट यहां भी था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पे सी हो गया, 1 और 2 दोनों। ये सारा था 1858 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, उसमें था ये। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की, ये बात सही है बिल्कुल। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी, उसके बाद गुरु की परंपरा चलती रही। यहां ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट में पहले बता दूं कि सिख धर्म में गुरु की परंपरा को गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया तथा सिख धर्म के धर्म ग्रंथ को ही गुरु मानने का आदेश जारी किया। गुरु ग्रंथ साहिब जो होता है, आदेश जारी किया। धर्म ग्रंथ जो है इसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु कहलाए सिख धर्म के, उन्होंने कहा कि अब से जो है ये गुरु वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी और सिख धर्म का गुरु एक्चुअली में धर्म ग्रंथ ही रहेगा, यानी गुरु ग्रंथ साहिब रहेगी। इसकी शुरुआत की थी किसने? तो गोविंद सिंह ने, अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये पटना में हुआ था, पटना सिटी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। वहां पे गुरुद्वारा जो है पटना सिटी में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो एक तो पॉइंट यह है कि सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की, बिल्कुल सही बात है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया, यह भी सही पॉइंट है। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने, यह भी पॉइंट सही है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक और पॉइंट था कि इन्होंने पंच ककार का सिद्धांत दिया था। पंच ककार रखना है, जैसे कड़ा पहनना है, कंघा रखना है, बड़े बाल रखने, इस प्रकार से इन्होंने, ठीक है, ताकि आप योद्धा के रूप में दिखें और जब भी जरूरत पड़े तब आप इसको धारण करके और लड़ाई कर सकें। तो एक फौजी ताकत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो कुल मिला के इसमें तीनों पॉइंट इसका सही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, तीनों पॉइंट सही है। इसमें ध्यान रखना है कि गुरु तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर इनको औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। वहीं गुरु अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव इसको जहांगीर ने मरवाया था, इनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, ठीक है, दिया था। दोनों को याद रखिएगा आप, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, ठीक है, मृत्यु दंड दिया था। ये आपको याद रखना है, इतना पॉइंट। तो 51 से चलते हैं आगे 52 पर। वही क्वेश्चन फिर रिपीट है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद चलते हैं 52 पर। प्लासी के युद्ध के बाद 1857 अंग्रेज
एवं सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर था। मीर जाफर था। मीर जाफर के पुत्र मरीद ने अब्दुल बेग से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। हत्या करवा दी। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। विजयी हुए थे। ठीक है, इतने पॉइंट तो सबसे पहले आप 1857 में देखेंगे। और इस युद्ध के बाद लगभग बंगाल पर तो अंग्रेजों का ही एक तरह से अधिकार हो गया था। ठीक, तो प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये एक तो बंगाल में और एक उड़ीसा। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बंगाल और उड़ीसा। फर्स्ट 1 और 2 बंगाल और उड़ीसा में इनको निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। ये तो 1757 की लड़ाई थी। 1757 1757 की ये हुई लड़ाई। ठीक है, प्लासी का युद्ध। लेकिन 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं ओडिशा, तो उसमें बिहार भी जुड़ गया, बंगाल ओडिशा पहले से था, कि दीवानी अधिकार भी हासिल हो गया। अधिकार भी हासिल यानी प्राप्त हुआ। दीवानी फौजदारी साढ़े, मतलब कुल मिला के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, इसमें से ध्यान रखना है इस बात को। तो 52 का करेक्ट जो आंसर यहां पे आएगा, ये प्लासी के युद्ध की बात पूछ रहा है, तो बंगाल और उड़ीसा केवल 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, ए 1 और 2। 52। 53 स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य थे। स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया। पहली बात तो यह कि इसकी शुरुआत 1835 में, ठीक है, मैकाले रिपोर्ट से आती है। मैकाले रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि अगर भारतीयों पर अंग्रेजों को लंबे समय तक शासन करना है तो भारत को उसकी मूल जो शिक्षा पद्धति है, धार्मिक शिक्षा पद्धति, उससे बिल्कुल काटना होगा, उसकी जड़ से उसको हटाना पड़ेगा। यही मैकाले की रिपोर्ट थी। और इसमें सबसे बड़ा चेंज तब आया जब 1856 के आसपास वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच, इस वुड डिस्पैच में कई सारी व्यवस्था की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा को पूरी तरह से स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। डलहौजी के टाइम पे आई थी ये, डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, डलहौजी। इसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एंग्लो स्कूल खोलने की बात की गई थी, यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई थी। ठीक है, महिलाओं के लिए शिक्षा की बात की गई थी। अब इन सब शिक्षा से प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेज ऐसा क्यों चाहेंगे कि लोग आधुनिक बन जाएं और राजनीतिक गतिविधि में अगर भाग लेंगे तो अंग्रेज के ही विरोध में वो काम करने लगेंगे, तो अंग्रेज कभी चाहते नहीं थे। तो एक पॉइंट तो था ही नहीं उद्देश्य में। प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए जनरली उन्हें एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, और वो योग्यता भारतीयों में तब तक नहीं आती जब तक वो उनकी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसको सीखते नहीं। तो काफी खर्च करना पड़ता था उनको प्रशासन के लिए,
अपने व्यक्तियों को चुनना पड़ता था, उनको वहां से मंगवाना पड़ता था, पूरी फैसिलिटी देनी होती थी। तो ये बात तो सही है कि अंग्रेज का सोचना रहा होगा कि भारतीय लोगों को हम थोड़ा योग्य बना दें, वो हमारे लिए काम करेंगे तो हमारा प्रशासनिक खर्च कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट था। और दूसरा तीसरा पॉइंट है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, कि भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए, ये भी एक समझ में पॉइंट थोड़ा सा आता है कि जो ब्रिटिश वस्तु है उसके बाजार के विस्तार में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब मॉडर्न एजुकेशन हम देंगे तो नए नए सामान जो ब्रिटेन में बनाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हम लोगों को देंगे, तो समझ पाएंगे इस चीज को कि हाँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, और इस तरह से हम बाजारों पर अधिकार करेंगे, हैं लोगों को अपने विचार बदलने के लिए और ब्रिटिश वस्तुओं की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन को अगर चूज करना हो तो 2 और 3 जो है ये सबसे बेस्ट होगा। हालांकि 3 बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन कुल मिला के 2 और 3 हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपके पास 53 का बी आया, 2 और 3 बी। ठीक है, एक तो किसी कीमत पर होने से रहा, वो तो होगा ही नहीं। तो अच्छा 2 और 3 करेक्ट आंसर इसमें हो गया बी, 2 और 3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? सर्वप्रथम दिल्ली पर किया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, इसको याद रखना है। सर्वप्रथम उन्होंने कब्जा दिल्ली पर किया 1857 में। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बख्त खां एवं बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर को दिल्ली पर कब्जा करने के बाद म्यांमार भेजा गया, रंगून, बर्मा उस समय हुआ करता था, वो बर्मा रंगून भेज दिया गया। उसकी पत्नी जीनत महल के साथ और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह का पोस्ट तभी से समाप्त हो गया था। ठीक है, उसी 1857 के बाद से। दिल्ली, कानपुर जो है, कानपुर, इसमें बेगम हजरत महल थी, इसमें नाना साहब थे, नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे ये नाना साहब। ठीक है, और इनके सैनिक थे नेतृत्वकर्ता तात्या टोपे। इनका ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर, नाना साहब। लखनऊ की बात अगर करें तो वहां पे बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल। ये दोनों 1857 के युद्ध जब लगभग समाप्त होने को चला, ये दोनों का भारत छोड़ के नेपाल चले गए थे, है ना। और सारे लोग तो या तो मर गए या फिर जैसे भी जो हुआ, लेकिन ये दोनों यहां से निकल गए और नेपाल चले गए थे। लखनऊ, बेगम हजरत महल, इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद, और एक यहाँ पे फैजाबाद, यहाँ अहमदुल्ला। अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन यही थे, अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे ये, सबसे बड़े दुश्मन अहमदुल्ला ये थे। ये तो फैजाबाद की बात हो गई। ठीक है, ग्वालियर झांसी की रानी थी, ग्वालियर में झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई थी, इसको हम लक्ष्मीबाई लिख सकते हैं, लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये बिहार में अगर आ जाएं तो जगदीशपुर, कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह के बाद उनके भाई अमर सिंह, इन्होंने भी लड़ाई की थी, अमर सिंह। ठीक है, 26 अप्रैल 1857 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 50 कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। तो इतने सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 के विद्रोह में। 1857 का जो विद्रोह था उसका प्रतीक जो था
चिन्ह जो था वो कमल और रोटी था, कमल एवं रोटी, रोटी, ठीक है, कमल और रोटी था, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो 1857 का विद्रोह था, बाद में चल के एक एक करके सारे जगहों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया। सबसे पहला कब्जा दिल्ली में किया था, सबसे पहला जो था दिल्ली में किया गया था। 55 मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ये कह रहा है कथनों पर विचार करें। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको बसाव ही कहेंगे। जैसे गांव हो गया, एक टोला हो गया, ठीक है, तो इसे बसाव ही है। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। उल्टा, इन सभी के निवासी अस्थाई बस्ती में नहीं रहते हैं, अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। कौन से कथन सत्य हैं? दो तो गलत हो गया, ये तो अपना कॉमन सेंस लगाना था। घने जंगल, गर्म ठंडे रेगिस्तान। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट तो पहले आंसर ले लेना है कि अगर हम अपने देश की बात करें तो गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान, तो गर्म रेगिस्तान में राजस्थान का आ जाएगा, राजस्थान का, और ठंडा रेगिस्तान में आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख का इलाका। ये ठंडे रेगिस्तान में आता है, ठीक है, और गर्म रेगिस्तान में राजस्थान वाला जो रेगिस्तान है, ठीक, वो आता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा एक, केवल ए सही है, ठीक है। जहां पे लोग बसे उसको बसावस्थान कहते हैं, और घने जंगल जो होते हैं, गर्म ठंडे रेगिस्तान होते हैं, वहां पे एक ही समय पर, एक ही जगह पर लंबे समय तक लोग नहीं रह सकते, जीवित ही नहीं रह पाएंगे, इतनी मुश्किल होगी, इसलिए वहां कभी भी अस्थायी निवास नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हुआ ए, 55 का करेक्ट आंसर हुआ ए। अब आते हैं 56। वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है, सही है, ये अफ्रीका का, अफ्रीका में ये होता है, वेल्ड अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में ये इस घास का मैदान है। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल भी वहीं पे है। जायरे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती है। जायरे यहां नहीं बहती है, यहां पोम्पियो नदी करके बहती है, ठीक है, पोम्पियो जैसी नदी जो है वो यहां पर फ्लो किया करती है, बहा करती है। तो जायरे नहीं है, सेकेंड पॉइंट गलत है, केवल एक पॉइंट जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा 1, करेक्ट आंसर यहां पे होगा 1। यहां पे कैंटबरी, कैंटबरी घास का मैदान जो है, घास का मैदान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा, कैंटबरी। तो वेल्ड का जो घास का मैदान हुआ, ये एक्चुअली में पोम्पियो नदी इसमें फ्लो करेगी, न कि ये जायरे और कोई अलग नदी करेगी। अब आते हैं इसके बाद 57 की ओर। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है, पहली लाइन गलत है। यूरोप का सबसे बड़ा देश अगर आएगा तो पहले नंबर पे रूस आएगा, दूसरे नंबर पे यूक्रेन आएगा, यूक्रेन तीसरे नंबर पर होगा तो फ्रांस आएगा, अगर आना होगा तो, ठीक है। पहले 2 नंबर पे ये हैं, रूस और यूक्रेन। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश तो नहीं है ये 3 ओर से सागर से घिरा हुआ, ये बात सही है, एक तरफ लैंड है और किनारे में बिल्कुल है। फ्रांस का शैंपेन क्षेत्र शैंपेन शराब के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही बात है। अंगूर से निर्मित होती है ये शैंपेन, ठीक है, और फ्रांस में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है शैंपेन को, तो ये पॉइंट सही है, 3rd। इसकी राजधानी पेरिस से भी पॉइंट सही है। तो इस तरह से 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर इसके पास सी आया। करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी, 2, 3 और 4, ये जो है फ्रांस के संदर्भ में सही है। फर्स्ट इसका गलत है, यूरोप का बड़ा देश नहीं है, बड़े देश में रूस और यूक्रेन आते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। फ्रांस जो है ये यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद का एक अस्थाई सदस्य है, ये ध्यान रखना है।
अस्थाई सदस्य है। फ्रांस यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद का एक अस्थाई सदस्य है। सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई होते हैं, 10 अस्थाई होते हैं। उस 5 में से एक फ्रांस भी है, एक फ्रांस भी है। फिर रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन 4 हो गए। और तो इस तरह से 57 का आंसर आपके पास आया था C, 2, 3 और 4। अब आइए 58 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? पेटेंट का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो हमने कुछ सोचा किसी चीज के बारे में, इंटेलेक्चुअलिटी उसको कहते हैं, बौद्धिकता। यानी एक मानव के पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि से जो भी वो सोचता है विचार, उस विचार पर या उस विचार के आधार पर अगर कोई वस्तु का निर्माण वो करता है, तो उस वस्तु पर उसी का अधिकार होगा। इसको लेकर उसे एक लाइसेंस जो दिया जाता है वो पेटेंट के रूप में होता है। पेटेंट का सीधा मतलब ये होता है, ठीक है। विचार या बुद्धि, उसका लाइसेंस उसी का होगा, प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने सोचा है। और उसके आधार पे कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उस प्रोडक्ट का भी अधिकार उसी के पास रहेगा एक निश्चित समय तक के लिए, उसका उत्पादन करने का, बेचने का, जो भी होगा। तो इसको पेटेंट कहते हैं, ठीक है। बेसिक बात यह है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि सही तरीके से कौन परिभाषित कर रहा है पेटेंट को, ये पूछ रहा है, तो किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। विचार का मतलब यहां एक्चुअली में बौद्धिक विचार होना चाहिए, बौद्धिकता पर, ठीक है। अगर ऐसा बौद्धिकता इंक्लूड है तो बिल्कुल सही है। अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, आविष्कार पर, ठीक है, एक, ये बिल्कुल सही है। किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, कलात्मक पूंजी, चलिए कला की पूंजी, केवल नहीं होना चाहिए, एकमात्र अधिकार। किसी व्यवसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। देखिए, अगर रियल में इसका आंसर लेना हो तो इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, ई, क्योंकि एकमात्र अधिकार की बात ये कह रहा है। एकमात्र अधिकार हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता। लेकिन उसको हम एक मान के चलेंगे कि सही आंसर हमारा फिर भी ए ही निकल के आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विचार और आविष्कार दोनों को यहां पर शामिल कर लिया है, ठीक है। अब विचार का मतलब यहां बौद्धिकता है, और वो बौद्धिकता किसी क्षेत्र में हो सकता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो आर्थिक क्षेत्र में हो, वो सामाजिक क्षेत्र में हो, वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, कहीं भी बौद्धिकता हो सकता है। तो 3 जो पॉइंट है ये भी हो सकता था, लेकिन ये ऑलरेडी इसमें शामिल है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा यहां पे हो गया ए। किसी विचार, विचार मतलब बौद्धिकता, बुद्धि से जो हमने विचार उत्पन्न किया अथवा उसका जो आविष्कार हुआ, उस पर अधिकार पेटेंट कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है 58 का ये होता है ए। 58 का करेक्ट आंसर ए। 59, इसमें 59 मिलाइए इसको, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन होता है। रेशम के कीटों का पालन जो मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ पे होता है, शहतूत के पेड़ पे किया जाता है, ठीक है, पेड़ पर होता है मुख्य रूप से, और भी छोटे मोटे पेड़ों पर होता है, अलग शहतूत सबसे अधिक होता है। तो रेशम के कीटों का पालन, ठीक है। भारत जो है मलबरी किस्म का रेशम सबसे उत्तम किस्म का होता है, उसका उत्पादन करता है। भारत में सबसे उत्तम किस्म मलबरी रेशम का उत्पादन होता है। रेशम में फर्स्ट नंबर पर कर्नाटका है, ठीक है। रेशम उत्पादन में फर्स्ट, प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, ठीक है। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, रेशम उत्पादन में। एक तो हो गया ये, A4 हो गया। उसके बाद पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन होता है, मछली पालन, ठीक है। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन है, मछली पालन है। अभी मछली पालन में काफी अधिक भारत में इसका जोर है,
काफी अधिक सरकार पैसे दे रही है और लोग जो है इस प्रकार के बिजनेस को काफी अधिक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, साफ पानी का मछली अगर देखा जाए तो उसके उत्पादन में भारत का भी विश्व में एक प्रमुख स्थान है। ठीक, पीसी कल्चर ये हो गया। सी हो गया वीटी कल्चर। वीटी कल्चर अंगूर की खेती कहलाती है 2। और हॉर्टिकल्चर को एक्चुअली बागवानी कहते हैं। बागवानी में बहुत कुछ आता है, इसमें फल से लेके फूल तक सारे आते हैं। देखिएगा, सब्जी फूलों और फलों की खेती। एक बात और ध्यान रखना है, हॉर्टिकल्चर अलग से भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर किस किस चीज की खेती होती है। सब्जी की भी होगी, फूल की भी होगी और फल की भी होगी। उसको हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानेंगे, हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन पूरा बन सकता है, ध्यान रखना है इसको। हॉर्टिकल्चर में सब्जी, फूल और फल। करेक्ट आंसर हुआ 4 3 2 1। 4 3 2 1 करेक्ट आंसर सी। करेक्ट आंसर इसका हो गया सी। ठीक है, 4 3 2 1। आगे चलते हैं 60 पे। महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालयाज कहते हैं, ग्रेट हिमालयाज या इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण ओलिगोसीन काल में हुआ था। ओलिगोसीन काल में हुआ था, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओलिगोसीन काल में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओलिगोसीन। और ग्रेट हिमालय की तो ग्रेट हिमालय हो गया। फिर मिडल हिमालय जो होता है, मिडल हिमालय, इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। हिमाचल श्रेणी ये मायोसीन काल में बना था, मायोसीन काल में। और तीसरा एक श्रेणी जो होता है शिवालिक की श्रेणी, शिवालिक निम्न हिमालय, शिवालिक श्रेणी या निम्न हिमालय इसको कहते हैं, सबसे निचला हिमालय। ठीक है, तो ये जो बना था ये प्लायोसीन काल में बना था। प्लायोसीन, ये काल वगैरह बहुत पूछते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्लायोसीन काल में बना था। ग्रेट हिमालय जो होता है, सबसे भारत के बड़े बड़े जो हिमानी हैं, बर्फ के जो पहाड़ कह सकते हैं हम, वो सारे ग्रेट हिमालयाज में है। क्योंकि इसकी ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास होती है, तो वहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है और बारिश का पानी बर्फ के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, कॉन्टिन्यू है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पॉइंट यह है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का, हिमालय का यह भाग क्रोड ग्रेनाइट से बना है, ये भी पॉइंट सही है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है, ये गलत है। पूरी तरह से पिघल कभी बर्फ नहीं जाती। ठीक है, बर्फ का बनना और पिघलना वहां जारी रहता है, कंटिन्यू रखता है। तो सही बात है कि 1 और 2 तो सही है, लेकिन 3 इसका बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर ये निकल के आया। करेक्ट आंसर हमारे पास आया ए। जितनी बड़ी बड़ी हिमानी है, हिमानी हम जो कहते हैं, वो सब महान हिमालय में है। सभी हिमानी सामान्यतः महान हिमालय में ही है। हिमालय में सभी तो नहीं, लेकिन कुछ की बात कर सकते हैं हम, सभी काट दो, है ना। हिमानी जो है सामान्यतः महान हिमालय में है। कुछ ऐसे है जैसे काराकोरम, तो काराकोरम ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, उसमें बहुत सारे हिमानी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हिमानी उसमें जहां पे बर्फ काफी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद आइए 61 पर। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ये बात सही है। जल जब नदी लेके जाएगी तो कितने के क्षेत्र में जाएगी, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो होगा वो पूरा क्षेत्र कहलाएगा उसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, और कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, मतलब एक नदी इस तरह से फ्लो कर रही थी और एक नदी इस तरह से फ्लो कर रही थी। ठीक है, और बीच का ये उच्चावच भूमि है जो इस दोनों को अलग करता है, अपवाह को। ठीक, इस तरह से तो ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, ये दोनों
नदियों के जल का विभाजन करता है, डिवीजन करता है, इसलिए इसको जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। इसको जल विभाजक के नाम से जानते हैं। जो ऊंचा क्षेत्र होता है, एक तरफ से इधर प्रवाहित नदी हुई, इधर गई, ऊंचा वाला क्षेत्र जो डिवाइड कर रहा है दोनों को, वो जल विभाजक कहलाएगा। तो फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 1 और 2। ठीक है। अपवाह द्रोणी के हिसाब से देखें तो भारत में जो भारत की जो नदी है उसमें सबसे बड़ी गंगा नदी की होगी, गंगा, ठीक है, भारत की ही। केवल लंबाई के हिसाब से नहीं, उसकी अपवाह द्रोणी भी अधिक होगी। वैसे ब्रह्मपुत्रा की भी हो सकती है, लेकिन चूंकि बहती वो अलग अलग जगहों पे है तो उसका द्रोणी अलग तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों आया। अब आइए 62 में भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी पवने नियमित पवने हैं? नहीं है, नियमित पवने नहीं है, ये अनियमित पवन है। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए ही ये चलती है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाती है। और ये डिपेंड करता है पृथ्वी के सतह का तापमान और समुद्र के सतह के तापमान में वेरिएशन कैसा होता है, उसके आधार पर ही चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर समुद्र के सतह का तापमान अधिक है तो उस कंडीशन में वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और जमीन की जो हवा है वो ठंडी होकर नीचे आएगी, तो वो फिर मूव कर देगी इस तरह से। तो ये मानसूनी जो पवन है उस डायरेक्शन में चला करेगी। तो डायरेक्शन तय करने में टेम्परेचर का बड़ा ही रोल होता है, खास करके समुद्री सतह का। ठीक है, तो यहां पर मानसूनी पवन जो है मानसूनी पवन की दिशा को तय करने में समुद्री सतह तथा जमीन की सतह का तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तापमान पर डिसाइड होता है डायरेक्शन किस तरह का होगा। ठीक है, तो ये नियमित नहीं होती है, पहली बात तो ये। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है। ये भी गलत है। अरब सागर से उठने वाली केवल धारा क्यों है? बंगाल की खाड़ी से तो भी उठती है, बंगाल की खाड़ी। जैसा कि लोग पढ़ते हैं ना कि जो मानसून है उत्पत्ति वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए और फिर अरब सागर की तरफ वो डिवाइड हो जाती है आगे चल के। ठीक है, तो केवल एकमात्र तंत्र तो अरब सागर हुआ नहीं, बंगाल की खाड़ी भी एक तंत्र है जहां मानसून की उत्पत्ति होती है। तो ये भी पॉइंट गलत है। ठीक है, दूसरा भी। और तीसरा पॉइंट है कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। तो बात सही है कि भारतीय द्वीपों पर ही सबसे पहले मानसून की वर्षा होगी। ठीक है, चाहे वो अंडमान निकोबार की बात हम ले लें, फिर वो केरल की तरफ एंटर करेगी, तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में वहीं से होती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास थर्ड आया, सी सबसे करेक्ट आंसर हुआ। ओनली थर्ड जो ऑप्शन है ये बेस्ट है, 1, 2 दोनों बेस्ट नहीं है। ठीक है, केरल के तट पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। वो भारत के अगर मुख्य क्षेत्र को देखें तो ठीक है, उससे पहले द्वीपों पर ही वर्षा होती है मानसून की, और तब वो मानसून आता है केरल पर। तो किस राज्य की बात अगर की जाए, मानसून की वर्षा सबसे पहली राज्य अगर देखें तो केरल में होगी, केरल राज्य में। ठीक है, केरल में होगी। अगर अपने राज्य की बात करें बिहार वगैरह में, तो 10 से 15 जून के बीच का टाइम होता है कि यहाँ पर 10 से 15 जून मानसूनी वर्षा का समय होता है का प्रारंभ, मानसूनी वर्षा का प्रारंभ यानी पहुंचना 10-15 जून के आसपास होता है, 15 जून के। केरल तो 1 जून मान के चलिए, उसमें से ये रिसीव करता है मानसूनी वर्षा को। ठीक है, ये पॉइंट होता है एक्चुअली में। तो करेक्ट आंसर यहां पर सी बन के आएगा, केवल 3, केवल 3। 63 हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा
पीएम उषा अभियान किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पीएम उषा अभियान किससे संबंधित है? देखिए, पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा से संबंधित, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये जो है उच्चतर शिक्षा अभियान था। ये संबंध शिक्षा मंत्रालय से ही होगा, क्योंकि उच्चतर शिक्षा अभियान है ये, उच्चतर शिक्षा ये अभियान है। तो शिक्षा का है तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित होगा। इसमें मुख्य रूप से क्या था उच्चतर शिक्षा अभियान में कि उच्च शिक्षण संस्थाओं यानी यूनिवर्सिटी संस्थाओं की फंडिंग जो होगी, फंडिंग को आधुनिक करना, ध्यान देना उस पर, आधुनिक बनाना, ताकि समय पर फंडिंग की जा सके और तब जो है इस हायर एजुकेशन को, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन जो है, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनको काफी अधिक डेवलप्ड करने का काम किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली इनको डेवलप्ड करने के लिए ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पीएम उषा योजना लाया गया, अभियान का संबंध है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 63 का बी है। करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो 63 का है बी। अब आइए 64 पे, मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? ये गोवा बना है। गोवा जो है ये फर्स्ट स्टेट है जो मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने की फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, भारत में इन विट्रो फर्टिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है। इन विट्रो फर्टिलिटी के नाम से इस टेक्निक को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका 64 का बी है। 64 का बी। 65, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? देखिए, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट तो लंबे समय से चल रहा है, यानी डिजिटाइजेशन को इंडिया में बढ़ावा देना प्रत्येक क्षेत्र में, ये इसका काम है। तो हाल फिलहाल में जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इसमें 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राशि आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है इसमें केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, ताकि डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट जो है इसको और विस्तार दिया जा सके और इसमें और समूहों को शामिल किया जा सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 65 का सी। करेक्ट आंसर 65 का हो गया सी। अब यहां पे क्वेश्चन और भी है करंट अफेयर का कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय अमेरिकी को अमेरिका वित्त एजेंसी की, ठीक है, फाइनेंशियल एजेंसी का मुख्य कार्यकारी की बात कह रहा है। करेक्ट आंसर इसमें सी, निशा विश्वाल को। निशा जो विश्वाल है, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है वित्त एजेंसी के रूप में, उसी में इसमें इनकी नियुक्ति हुई है। तो करेक्ट आंसर इसमें से हो गया 66 का सी। 66 का करेक्ट आंसर हो गया सी। 67, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री ये नवीन पटनायक हो गए, उड़ीसा के नवीन पटनायक जो हैं ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी हैं, और ये सब लंबे समय तक रहने वाले दूसरे सबसे लंबे हैं। ठीक है, भारत में कई सारे मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, जैसे ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री 24-25 साल तक, लगभग 24 साल तक रहे थे। ठीक है, उसी तरह से उत्तरी पूर्वी राज्य में भी एक राज्य ऐसा है जहां के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल तक सीएम पद पर रहने वाले बने नवीन पटनायक, इसको याद रखिएगा। 67 का ए। 67 का ए। बिहार के नीतीश कुमार भी कई बार शपथ ग्रहण लेते हुए, छोड़ते हुए भी लंबे समय तक ये भी मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 67 का हमारे पास ए आया। उसके बाद यहां पे एक हिस्ट्री का बैच चलेगा। ठीक है, ये ऑफर फी 499 में है। ये बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए, क्लास 11 12th के लिए, पीजीटी के लिए है। तो आप इसमें से आप चाहें तो ये 499 में है, इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 68 क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस एक्चुअली में 26 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है।
पाकिस्तान और भारत के बीच ही होने वाला एक मुठभेड़ था, है ना, जिस मुठभेड़ में कारगिल जो क्षेत्र था उसको पाकिस्तानी सैनिकों ने ले रखा था, बाद में भारत ने उसको आजाद करवाया था, अपने हाथ में ले लिया था। तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है 68 का। 69 वर्ष 24 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण 69th फिल्म फेयर पुरस्कार जो होगा इसका आयोजन गुजरात में कराने का डिसीजन लिया गया है। तो किस राज्य में किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका आएगा गुजरात। करेक्ट आंसर आएगा इसका गुजरात। गुजरात में निर्णय लिया गया है कि 24 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आयोजन बेसिकली महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय जो आयोजन है ये करवाने का निर्णय लिया गया है गुजरात में। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया गुजरात। और 70 है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसमें है शशांक सुब्रमण्यम, सी अरुण साई। तो ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, यहां पर ये लगाइए अरुण साईडाम। अरुण साईडाम जो है इनको जो है संगीतकार हैं, इनको फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड, इसका एक काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है फ्रांस के सरकार का, इस सेवेलियर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर जो 70 का है ये निकला है सी। 70 का जो करेक्ट आंसर है ये निकला सी, ठीक है। तो यही कंप्लीट आज का क्वेश्चन यहीं तक था, आज का डिस्कशन यहीं तक। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे फिर किसी और टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।